नमस्कार, एविटेरिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज रूम और मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें इस सप्ताह की हेडलाइंस क्या क्या हैं। सारण जिले का मढ़ौरा लोकोमोटिव प्लांट चर्चा में। प्लांट से अफ्रीकी देश गिनी भेजा गया 51वां रेल इंजन। वैश्विक परियोजना में अहम भूमिका निभाता है यह इंजन। बांका में बनेगा बिहार का पहला परमाणु बिजली घर। लगाई जाएंगी 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ेगा बिहार। और बिहार में खुलेंगे 5 नए निजी विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है मकसद। कम होगा शिक्षा के लिए पलायन। आइए खबरों की शुरुआत करें। खबर आई है कि बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा लोकोमोटिव प्लांट ने अपना 51वां आधुनिक रेल इंजन अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन सवाल है कि गिनी को भारत से इतने इंजन क्यों चाहिए। इसका जवाब है सिमांडू परियोजना। ये गिनी की एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है और दुनिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क परियोजनाओं में गिनी जाती है। इस परियोजना में खदानों से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क निकालकर बंदरगाहों तक पहुंचाना होता है। इसके लिए ताकतवर मालगाड़ी इंजनों की जरूरत है और भारत में बने ये इंजन उसी काम के लिए भेजे जा रहे हैं। यानी भारत के इंजन इस वैश्विक परियोजना को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब जरा इस खबर को आगे समझिए। देखिए, मढ़ौरा में बने ये इंजन पहले सड़क मार्ग से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक जाएंगे। वहां से इन्हें समुद्री मार्ग से गिनी भेजा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 20 जून 2025 को पहली खेप में सिर्फ 4 इंजन भेजे गए थे, लेकिन महज 1 साल के भीतर यह संख्या बढ़कर 51 हो गई है। यह भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता का बड़ा उदाहरण है। अब इंजनों की बात करें अगर, तो 4500 हॉर्स पावर के आधुनिक इंजन हैं ये, जिन्हें भारी माल ढुलाई और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया गया है। इनका निर्माण वेबटेक रेल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय और अमेरिका की वेबटेक कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम के तौर पर है। इसमें रेल मंत्रालय की 24% और वेबटेक कॉरपोरेशन की 76% हिस्सेदारी है। इसलिए इसे एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सफल वैश्विक साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण भी माना जाता है। अब जब बात भारतीय इंजनों और रेल निर्माण की हो रही है तो भारतीय रेल के इतिहास पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई और स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय रेलवे 19 जोन में बंटी हुई है। वहीं देश की पहली मेट्रो रेल सेवा 1984 में कोलकाता में शुरू हुई थी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मैसूर रेलवे स्टेशन भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन माना जाता है, हरित रेलवे स्टेशन माना जाता है। अब परीक्षा के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। 1924 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, लेकिन 2017 में विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को फिर से आम बजट में मिला दिया गया। इसलिए यदि मेंस परीक्षा में रेलवे सुधारों पर कोई प्रश्न आए तो विवेक देबरॉय समिति का उल्लेख करना आपके उत्तर को और बेहतर बना सकता है। दोस्तों, राज्य के पहले परमाणु बिजली घर को बनाने की तैयारी तेज हो गई है। यह बिजली घर बिहार के बांका जिले के शंभूगंज इलाके में बनाया जाएगा। सबसे पहले इस परियोजना की मुख्य बातों को समझिए। शुरुआत में यहां 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स लगाई जाएंगी, यानी कुल 1400 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता होगी। आगे चलकर इस क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल है कि शंभूगंज को ही क्यों चुना गया। देखिए, इसकी पहली वजह तो यह है कि यहाँ की मजबूत और पथरीली जमीन है। परमाणु रिएक्टर बहुत भारी होते हैं, आपको पता है, इसलिए उनके लिए मजबूत जमीन की जरूरत होती है। साथ ही उस इलाके में आबादी भी अपेक्षाकृत कम है। दूसरी वजह है भूगर्भीय स्थिरता। जगह चुनते समय देखा गया कि यहाँ जमीन स्थिर है तो भूकंप का खतरा कम है, इसलिए यह इलाका ऐसे बड़े संयंत्र के लिए सुरक्षित माना जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी वजह है पानी। परमाणु रिएक्टरों को ठंडा रखने के लिए लगातार पानी चाहिए होता है और इसके लिए बरदुआ जलाशय से हर साल लगभग 8 करोड़ घन मीटर पानी देने पर सहमति बनी है। अगर जरूरत पड़ी तो भागलपुर से गंगा का पानी पाइपलाइन के जरिए भी लाया जाएगा। साथ ही बारिश का पानी जमा करने के लिए एक बड़ा जलाशय बनाने की योजना भी है। चलिए अब भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। भारत का पहला परमाणु बिजली घर महाराष्ट्र के तारापुर में बनाया गया था।
1969 में अमेरिका के सहयोग से यहाँ बिजली उत्पादन शुरू हुआ था। वहीं तमिलनाडु का कुडनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। इसे रूस के सहयोग से विकसित किया गया। यह भी ध्यान रखिए कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी नीतियां बनाने का काम परमाणु ऊर्जा आयोग AEC करता है। वहीं परमाणु बिजली घरों की सुरक्षा पर नजर रखने का काम परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB करता है। विज्ञान के नजरिए से एक और बात याद रखिए, परमाणु बिजली घर नियंत्रित परमाणु विखंडन की प्रक्रिया से बिजली बनाते हैं। भारत के ज्यादातर परमाणु बिजली घर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR तकनीक पर आधारित हैं। इनमें प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में और भारी जल का उपयोग रिएक्टर की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जाएगा। यानी योग अब केवल एक गतिविधि नहीं रहेगा बल्कि पढ़ाई का भी हिस्सा बनेगा। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है। बहरहाल बिहार सरकार की योजना है कि स्कूलों में योग को रोजाना आधे घंटे के वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जाए। इसका मकसद विद्यार्थियों को शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। इस बार बिहार में 2 बड़े योग केंद्र चर्चा में रहे। पहला है मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा, जिसकी स्थापना स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने 1963 में की थी। दूसरा है पटना का पाटलिपुत्र खेल परिसर। यहाँ भी बड़े स्तर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब सवाल है कि सरकार योग पर इतना जोर क्यों दे रही है। दरअसल स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर खर्च होता है। अगर बचपन से ही योग की आदत विकसित हो जाए तो कई बीमारियों को पहले से रोका जा सकता है। इसे ही कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। इसके अलावा भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन तनाव, चिंता और मानसिक दबाव युवाओं की क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल स्तर पर योग को बढ़ावा देने से विद्यार्थियों की एकाग्रता, सीखने की क्षमता और मानसिक संतुलन बेहतर हो सकता है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा 11 दिसंबर 2014 को हुई थी। तब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, 21 जून को ही क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए? क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इसी विशेष खगोलीय महत्व के कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया। अब योग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लीजिए। देखिए, भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में योग दर्शन भी शामिल है। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। इन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। माना जाता है कि पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए थे। ये थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 1 से 12वीं तक के बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। अब सरकार सीधे 2 सेट सिले सिलाए यूनिफॉर्म ही देगी। वहीं यूनिफॉर्म जीविका समूह तैयार किया जाएगा। अब सवाल है कि जब सरकार पहले से पैसे दे रही थी तो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सरकार का मानना है कि पैसा मिलने के बावजूद हर बच्चे तक अच्छी गुणवत्ता की यूनिफॉर्म नहीं पहुंच पा रही थी। इसलिए अब सरकार चाहती है कि सभी बच्चों को एक जैसी और तय गुणवत्ता वाली यूनिफॉर्म मिले। इसी वजह से नगद राशि देने की वजह के बजाय सीधे यूनिफॉर्म देने का फैसला लिया गया। यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जब सरकार सीधे पैसा देती है तो उसे कैश ट्रांसफर कहते हैं, और जब सरकार सीधे कोई सामान देती है तो उसे इन काइंड ट्रांसफर कहते हैं। बिहार की नई पोशाक योजना इसी इन काइंड ट्रांसफर मॉडल का उदाहरण है। देखिए, सरकार चाहती तो यूनिफॉर्म बनाने का काम किसी बड़ी कंपनी को दे सकती थी, लेकिन उसने ये जिम्मेदारी जीविका को सौंपी है, क्योंकि जीविका बिहार के लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यूनिफॉर्म बनाने के लिए कपड़ा खरीदा जाएगा, सिलाई होगी, पैकिंग होगी और फिर स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। यानी इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों का काम मिलेगा। यानी एक तरह से यह योजना महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार की योजना भी साबित होगी। अब परीक्षा के लिए कुछ तथ्य याद कर लीजिए। भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को हुई थी। बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में विश्व बैंक की सहायता से हुई।
और आज जीविका को देश के सबसे सफल महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों में से गिना जाता है। बीते दिनों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री की एक खास पहल चर्चा में है। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं को भारत की संस्कृति और परंपरा से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। पीएम मोदी ने स्लोवाकिया की संसद के अध्यक्ष रिचर्ड रशी को चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और बिहार का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन ठेकुआ भेंट किया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को महाभारत पर आधारित कलमकारी चित्रकला भेंट की गई। इसके अलावा स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को डोकरा कला से निर्मित मृग और थेवा कला के कफलिंग्स उपहार में दिए गए। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार वासियों के लिए गर्व का क्षण बताया। उनका कहना है कि यह केवल उपहार नहीं है, बल्कि भारत और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का माध्यम है। अब सवाल है कि ऐसे उपहारों का महत्व क्या है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थानीय कला, संस्कृति और पारंपरिक व्यंजनों को उपहार के रूप में देना सांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसके माध्यम से कोई भी देश अपने सांस्कृतिक पहचान और अपनी विशिष्टताओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि भारत लगातार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की सोच को आगे बढ़ा रहा है। इससे बिहार जैसे राज्यों के स्थानीय उत्पादों, लोक परंपराओं और प्रसिद्ध व्यंजनों को भी वैश्विक पहचान मिलने का अवसर मिला है। अब इस समाचार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कला और संस्कृति के तथ्य भी समझ लेते हैं। देखिए, डोकरा कला धातु ढलाई की एक प्राचीन कला है। इसमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। यही तकनीक सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी प्रतिमा के निर्माण में भी दिखती। वहीं थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध कला है। इसमें कांच पर सोने की अत्यंत बारीक नक्काशी होती है। ऐसे ही कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला है। इसमें कपड़े पर हाथ से अथवा ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से चित्र बनाए जाते हैं। अब उन ग्रंथों की बात करते हैं जो उपहार में दिए गए। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि चरक ने की, जिन्हें कुषाण शासक कनिष्क का राजवैद्य माना जाता है। सुश्रुत संहिता प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि सुश्रुत थे, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक मानते हैं। अब स्लोवाकिया के बारे में भी कुछ तथ्य याद रखिए। देखिए, स्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अर्थात इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं। इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है और यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। स्लोवाकिया की सीमाएं उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से मिलती हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1993 में चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण विभाजन के बाद स्लोवाकिया एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। वर्तमान में यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने किर्गिस्तान में आयोजित इसिक-कुल अंतर्राष्ट्रीय फोरम 40 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन 18 से 21 जून 2026 तक चोलपोन अता में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने किया था। राज्यपाल ने भारत और मध्य एशिया के पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। यह फोरम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य एशिया भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का अहम हिस्सा है। आतंकवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने में यह क्षेत्र भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। दोस्तों, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, ऊर्जा के मामले में भी मध्य एशिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और यूरेनियम जैसे संसाधनों से समृद्ध है। हालांकि भारत और मध्य एशिया के बीच सीधा जमीनी मार्ग नहीं है, इसलिए भारत चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC के जरिए संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब किर्गिस्तान को समझ लेते हैं। यह मध्य एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी बिश्केक है। इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से मिलती हैं। इसी देश में स्थित है इसिक-कुल झील, जिसके नाम पर इस फोरम का आयोजन होता है। यह किर्गिस्तान की सबसे बड़ी लेक है। तियान शान पर्वतों से घिरी यह झील अधिक लवणता के कारण सर्दियों में भी नहीं जमती। एक और महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए, भारत और किर्गिस्तान हर साल खंजर नामक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। यह दोनों देशों के रक्षा सहयोग का प्रमुख उदाहरण है। इधर जापान के टोक्यो हासेगावा को पटना संग्रहालय में सम्मानित किया गया। ये जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि मिथिला चित्रकला को इन्होंने दुनिया भर में पहचान दिलाई है। 1960-70 के दशक में मिथिला चित्रकला अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंची थी।
इसकी महत्ता को समझते हुए हासेगावा ने 1982 में जापान के निगाता प्रांत के तोकामाची में मिथिला म्यूजियम की स्थापना की थी। आज इस संग्रहालय में 4000 से अधिक दुर्लभ मिथिला चित्र सुरक्षित हैं। उन्होंने गंगा देवी, महासुंदरी देवी, बउआ देवी, कर्पूरी देवी और गोदावरी दत्त जैसी प्रसिद्ध कलाकारों को जापान बुलाया और इस कला को स्थायी वैश्विक मंच दिया। अब मिथिला चित्रकला के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। यह मुख्यतः 2 रूपों में बनाई जाती है। पहली है भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग और दूसरी अरिपन या फिर फ्लोर अल्पना। साथ ही इस चित्रकला में मुख्य रूप से 3 उपशैलियां भी प्रचलित हैं। ये हैं भरनी, कचनी और गोदना। यह तांत्रिक शैली। भरनी शैली ब्राह्मण समुदाय से जुड़ी है, जिसमें चमकीले और आकर्षक रंगों का प्रयोग ज्यादा होता है। कचनी शैली कायस्थ समुदाय से जुड़ती है, जिसमें रंगों के बजाय बारीक रेखाओं और सूक्ष्म डिजाइनों पर जोर दिया जाता है। वहीं गोदना या तांत्रिक शैली दलित समुदाय से जुड़ी है, जिसमें प्रकृति, लोक कथाओं और पारंपरिक प्रतीकों को चित्रित किया जाता है। इस चित्रकला की सबसे बड़ी पहचान प्राकृतिक रंगों का उपयोग है। चित्रों में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती, बल्कि उसे ज्यामितीय डिजाइनों से भर दिया जाता है। साथ ही चित्रों में बड़ी बड़ी आंखें और एक तरफ से दिखाई देने वाले चेहरे यानी प्रोफाइल बनाए जाते हैं। मिथिला कला की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में जगदम्बा देवी का नाम प्रमुख है। वे 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली मिथिला कलाकार थीं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मिथिला चित्रकला को 2007 में जीआई टैग मिला था, जिससे इस कला को कानूनी पहचान और संरक्षण प्राप्त हुआ था। इधर बिहार सरकार ने बिहार सहकारी नीति 2026 का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने के बाद बिहार अपनी अलग सहकारी नीति बनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इस नीति के तहत सरकारी विभागों की खरीद में सहकारी समितियों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही पैक्स के माध्यम से बिहार के जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। यह गांव स्तर की सहकारी संस्था होती है। यह किसानों को कृषि ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को समझना महत्वपूर्ण है। यह वह स्थिति होती है जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं, लेकिन अतिरिक्त लोगों को हटाने पर भी उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, यानी सीमांत उत्पादकता बहुत कम या लगभग शून्य होती है। भारत में यह समस्या सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। बिहार जैसे राज्यों में एक छोटे खेत पर परिवार के कई सदस्य काम करते हैं, जबकि वास्तव में इतने श्रमिकों की जरूरत नहीं होती। इसी समस्या को दूर करने के लिए पैक्स का दायरा बढ़ाकर उन्हें दूध, शहद, मछली और फलों के विपणन से मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है। इससे कृषि पर निर्भर अतिरिक्त श्रम बल को नए रोजगार के मौके मिलेंगे। यह पहल SDG 8 यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुरूप मानी जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कर लीजिए। बिहार, गोवा और ओडिशा के बाद अपनी स्वतंत्र सहकारी नीति बनाने वाला तीसरा राज्य बनेगा। इस नीति के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। यह कानूनी सुधार और डिजिटलीकरण, ग्रामीण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा, पेशेवर प्रबंधन और बायोगैस जैसी हरित पहल और सहकारिता आधारित रोजगार सृजन। इधर बिहार सरकार ने बिहार भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2026 और नई भूगर्भ जल नीति लाने का फैसला किया। मकसद है भूजल के ज्यादा इस्तेमाल को रोकना और पानी का बेहतर प्रबंधन करना। दरअसल सरकार अब नई योजनाएं बनाने से ज्यादा पुराने तालाबों, पोखरों और पारंपरिक आहर पाइन व्यवस्था को ठीक करने पर जोर दे रही है। भारत में खेती, पीने के पानी और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा भरोसा ग्राउंड वाटर पर है, भूजल पर है। भूजल के घटने के कई कारण हैं। एक तरफ खेती में मुफ्त बिजली और धान, गन्ने जैसी अधिक पानी वाली फसलों की खेती से पानी का इस्तेमाल बढ़ता है। दूसरी तरफ उद्योगों और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण भूजल का भारी दोहन होता है। नतीजा यह है कि कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। शहरों में भी समस्या कम नहीं। सड़कों और इमारतों के बढ़ने से जमीन पर कंक्रीट की परत बन जाती है। इसे कंक्रीट सीलिंग कहते हैं। इसके कारण बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता और बह जाता है। यही वजह है कि दिल्ली, चेन्नई और पटना जैसे शहरों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इससे जमीन धंसने का खतरा भी बढ़ रहा है। दोस्तों, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को याद करिए। भारतीय ईजमेंट्स अधिनियम 1882 के अनुसार जिस व्यक्ति की जमीन है, जमीन के नीचे का पानी भी उसी का माना जाता है। यानी भूजल को सामूहिक संसाधन नहीं बल्कि निजी अधिकार माना गया है। इसी वजह से भूजल के ज्यादा इस्तेमाल की समस्या बढ़ी है।
इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल भूजल विधेयक तैयार किया था ताकि राज्य भूजल के लिए बेहतर नियम बना सके। बिहार समेत कई राज्यों ने इसी आधार पर अपने अपने नियम तैयार किए हैं। साथ ही NAQUIM 2.0 कार्यक्रम के तहत आधुनिक तकनीक की मदद से गांव और पंचायत स्तर तक भूजल का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कहां कितना पानी है, उसका स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। NAQIM ये क्या है? नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। दोस्तों, बिहार में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। इन नए विश्वविद्यालयों में शांजा विश्वविद्यालय मधुबनी, वीवी गिरी विश्वविद्यालय दरौंधा सिवान, एसए विश्वविद्यालय नवादा, हिमालय विश्वविद्यालय पालीगंज पटना और सीत योग विश्वविद्यालय औरंगाबाद शामिल हैं। वीवी गिरी विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी के नाम पर रखा गया है। अब समझते हैं कि यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER को 50% तक पहुंचाया जाए। GER का मतलब है उच्च शिक्षा की उम्र वाले कितने % विद्यार्थी कॉलेज या विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अब समस्या यह है कि बिहार का GER अभी राष्ट्रीय औसत से कम है। इसकी एक बड़ी वजह अच्छे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कमी है। इसी कारण कई विद्यार्थी दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पढ़ने चले जाते हैं। अब नए निजी विश्वविद्यालय खुलने से विद्यार्थियों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा मिलेगी। इससे ब्रेन ड्रेन भी कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। परीक्षा के लिहाज से बिहार का शैक्षणिक इतिहास भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में बिहार दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में गिना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त शक्रदित्य ने कराई थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने। आधुनिक काल में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। वहीं वर्तमान में बिहार में उच्च शिक्षा के विकास और समन्वय का कार्य बिहार स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। दोस्तों, बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य बिहार के ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का बेहतर संरक्षण, मरम्मत और विकास करना है, ताकि हमारी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए कि यह काम प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत किया जाएगा। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। बहरहाल यह समझौता सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार की संस्था ASI और बिहार सरकार मिलकर ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का काम करेंगी। बिहार में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे महाबोधि मंदिर परिसर, बोधगया, नालंदा महाविहार के अवशेष, ये सब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा वैशाली का अशोक स्तंभ, सासाराम का शेर शाह सूरी मकबरा और राजगीर की साइक्लोपियन वॉल भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। हाल के वर्षों में तेल्हाड़ा, नालंदा और चिरांद सारण काफी चर्चा में रहे। तेल्हाड़ा से गुप्त काल और पाल काल के अवशेष मिले हैं। वहीं चिरांद बिहार का सबसे प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल माना जाता है। इस नए समझौते के बाद इन सभी ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे बिहार की धरोहरों को और बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जा सकेगा। दोस्तों, तारीख थी 11 मई 1953। जगह थी लखनपुर बॉर्डर, जो उस समय जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार माना जाता था। एक 52 साल का व्यक्ति बिना परमिट के कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करता है। उस दौर में हैरानी की बात यह थी कि भारत के नागरिकों को भी कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। जैसे ही वह व्यक्ति सीमा पार करने की कोशिश करता है, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था? वह कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत का पहला उद्योग मंत्री, एक प्रसिद्ध बैरिस्टर और सिर्फ 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सबसे युवा वाइस चांसलर बनने वाला शख्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। दोस्तों, डॉक्टर मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। उनके निर्भीकता के कारण लोग उन्हें बंगाल टाइगर कहते थे। माता का नाम योगमाया देवी था।
ऐसे विद्वान और संस्कारी परिवार में पले बढ़े श्यामा प्रसाद बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बांग्ला में एमए। खास बात यह रही कि दोनों परीक्षाओं में उन्होंने प्रथम श्रेणी हासिल की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और बैरिस्टर बनकर लौटे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सफल वकील तक सीमित नहीं रही। कम उम्र में ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी पहचान बनाई। सिर्फ 33 साल की उम्र में वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उस समय उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। उन्होंने पहली बार बंगाली भाषा को उच्च शिक्षा और परीक्षाओं का माध्यम बनाने की पहल की। उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध होनी चाहिए। यही वजह है कि उन्हें एक बड़े शिक्षाविद के रूप में भी याद किया जाता है। अब आते हैं देश के विभाजन के दौर पर। साल 1946 में नोआखली के दंगे हुए। इस कठिन समय में डॉक्टर मुखर्जी ने राहत कार्य चलाए और पीड़ित लोगों की मदद की। इसके बाद जब शरद चंद्र बोस और हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने संयुक्त और स्वतंत्र बंगाल का प्रस्ताव रखा, तब डॉक्टर मुखर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा बंगाल पाकिस्तान के प्रभाव में आ सकता है। इसलिए उन्होंने बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में बना रहे। बाद में उन्होंने कहा था, आपने भारत का विभाजन किया, लेकिन मैंने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। इसके पीछे उनके प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, आजादी के बाद उनकी भूमिका और भी बड़ी हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला उद्योग मंत्री बनाया और यहीं से शुरू होती है आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी एक और महत्वपूर्ण भूमिका। 1948 की औद्योगिक नीति तैयार करने में उनका बड़ा योगदान था। इसी नीति ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की नींव रखी गई। इनमें चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, दामोदर घाटी निगम और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का नेटवर्क शामिल है। आगे चलकर इन संस्थानों ने भारत के औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन राजनीति में उनका सबसे बड़ा संघर्ष अभी बाकी था। 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता हुआ। डॉक्टर मुखर्जी इस समझौते से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि पाकिस्तान इसका पूरी तरह पालन नहीं करेगा और पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति नहीं सुधरेगी। अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अब उनका ध्यान जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे पर था। वे अनुच्छेद 370 और 35 से अलग संविधान, अलग झंडे और अलग प्रधानमंत्री जैसी व्यवस्था के विरोधी थे। इसी दौरान उन्होंने वह प्रसिद्ध नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे। यही संघर्ष उन्हें 11 मई 1953 को लखनपुर बॉर्डर तक ले गया। वे बिना परमिट कश्मीर में प्रवेश करने निकले और गिरफ्तार कर लिए गए। इसके कुछ ही सप्ताह बाद 23 जून 1953 को हिरासत के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत के बाद भी उनके विचारों का प्रभाव बना रहा। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में लागू परमिट व्यवस्था समाप्त हुई। बाद में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र भी जम्मू कश्मीर तक विस्तारित हुआ और 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो कई लोगों ने इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लंबे समय से जुड़े विचारों की पूर्ति के रूप में देखा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अंत में एक ऐसी बात जो शायद उनके व्यक्तित्व का सबसे बेहतर तरीके से वर्णन करती है। वे देश के उद्योग मंत्री रहे, बड़े वकील रहे, विश्वविद्यालय के सबसे युवा वाइस चांसलर रहे, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। उल्टा उन पर बैंक का कुछ कर्ज था जिसे बाद में उनके परिवार ने चुकाया। यही वजह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखते हैं क्विक न्यूज। बिहार सरकार सभी गांवों में महिला हितैषी ग्राम पंचायत अभियान चला रही है ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने, राजनीति में हिस्सा लेने और अपने पैरों पर खड़ा होने का पूरा मौका मिले। इस बात का ध्यान रखें कि बिहार साल 2006 में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बना था। बिहार सरकार द्वारा गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी, मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क और बक्सर तथा बेतिया में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है ताकि राज्य में नया निवेश और रोजगार आए।
बिहार के सभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को आज के मार्केट और नौकरियों के हिसाब से नई ट्रेनिंग मिल सके। यह कदम राज्य में युवाओं की काबिलियत बढ़ाने, नई खोजों को बढ़ावा देने और ब्रेन ड्रेन को रोककर अपने ही राज्य में तकनीकी रोजगार पैदा करने के लक्ष्य को सीधे मजबूत करता है। बिहार कैबिनेट ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से दुनिया के दिग्गज टेक कंपनियों जैसे गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड और एक्सॉन वाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी है। दोस्तों, बिहार से लगभग 57 करोड़ रुपए मूल्य के मोटे अनाज मिलेट्स का निर्यात अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में किया जा रहा है। यह देश के कुल मिलेट निर्यात का लगभग 10.6% है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है मेंस के लिए, बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 8 अंकों का ये सवाल है। अब आइए जल्दी से देखते हैं पीटी के लिए कौन से सवाल इस बुलेटिन से बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में मढ़ौरा बिहार लोकोमोटिव प्लांट से निर्यात किया गया 51वां रेल इंजन किस देश के लिए रवाना किया गया? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, गिनी या फिर ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गया, भागलपुर, बांका या फिर नवादा? ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958, 1961, 1963, 1965 या फिर ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। अगला प्रश्न है, भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी 2012, 15 अगस्त 2012, 1 जनवरी 2013, 2 अक्टूबर 2014 या फिर प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, थेवा कला मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? गरुण, मित्र शक्ति, खान क्वेस्ट, खंजर या फिर ऑप्शन ई नॉट अटेम्प्टेड। अगला प्रश्न है, जापान में स्थित मिथिला म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? गंगा देवी, महासुंदरी देवी, टोक्यो हासेगावा, जगदम्बा देवी या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? जब व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम वेतन मिले, जब व्यक्ति मौसमी रूप से बेरोजगार हो, जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य में लगे हों लेकिन अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, जब व्यक्ति पूर्णतः बेरोजगार हो या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, बिहार में स्थापित होने वाले वी गिरी विश्वविद्यालय का प्रस्तावित स्थान कौन सा है? मधुबनी, नवादा, पालीगंज, दरौंधा या फिर प्रयास नहीं किया गया। और अंतिम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1857, 1861, 1872, 1885 या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। आप इसकी PDF एडुटेरिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से और अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं। बार बार आप पूछते हैं कहां पर इसकी PDF उपलब्ध होगी, मैंने बता दिया। साथ ही पिछले हफ्ते जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब अब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और इस हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे वो आपको जवाब उनके देने हैं कमेंट सेक्शन में। ख्याल रखिए, अपना ठीक से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।